हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका इस सेशन में स्वागत है। आज हम पूर्णांकों के योग व व्यवकलन अर्थात जोड़ व बाकी की संक्रिया पर आधारित प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। अर्थात हमें दो पूर्णांक लिखने हैं जिनको हम जोड़ करें तो -7 प्राप्त हो। तो ऐसे दो पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने लिया -10 और 3। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। योग करना है तो -10 + 3 बराबर हमें प्राप्त हुआ -7। तो ऐसे आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर -10 3 लिया है, इसकी जगह हम -11,4 भी ले सकते हैं। जैसे -11,4 बराबर -11 + 4। इसको आप हल करेंगे तो आपके वापस पुनः -7 प्राप्त होगा। इस तरह से हमने देखा कि दो पूर्णांक जिनका योग -7 है वो हमने -11,4 लिए और -10 और 3 भी लिए हैं। अगला हमारा है पुनः दो पूर्णांक युग्म लिखना है अपने को, अर्थात दो पूर्णांक लिखने जिनका अंतर है -10। यहाँ पर योग था, यहाँ पर अंतर है। तो इसमें भी हम जैसे ले सकते हैं -6,4। अंतर लेना है तो हमको ध्यान रखना है कि -6,4 अंतर का मतलब उनके बीच में माइनस का निशान होना चाहिए। तो -6 -4, तो यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो हमें दोनों का योग प्राप्त होगा -10, क्योंकि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग भी हमेशा ऋणात्मक आता है। इसी तरह से आप दूसरा भी ले सकते हैं। एक आपने ले लिया -7,3, इनका योग अंतर करेंगे आप -7, अंतर मतलब निशान आएगा माइनस का, फिर लिख देंगे हम यहाँ पर 3। तो -7 और -3 अर्थात -7 और 3 का अंतर जब हम लिखेंगे तो -7 -3, ये जो निशान है माइनस का ये अंतर के लिए है। इनका योग करेंगे हमें प्राप्त होगा -10। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई से भी आपने दो पूर्णांक लिए, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे को प्राप्त होना चाहिए अंतर -10। ऐसे बहुत सारे पूर्णांक हैं। इसी पहले प्रश्न का तीसरा भाग है हमारा, उसमें भी हमको दो पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग हो 0। हमने ये पढ़ा भी है और आप सबको ध्यान भी होगा, योज्य प्रतिलोम। एक जो अंक होता है उसका योज्य प्रतिलोम होता है, वो दोनों का जोड़ हमेशा 0 प्राप्त होता है। जैसे एक पूर्णांक हमने लिया 5, दूसरा पूर्णांक लिया -5, तो जब हम इनका योग करेंगे तो 5 + -5, तो 5 + माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो 5 - 5 कितना प्राप्त हो गया? 0। या एक और आप उदाहरण ले सकते हो, -11 और 11, इनका आप योग करोगे -11 + 11, तो -11 + 11 दोनों विपरीत चिन्ह, एक माइनस का और एक प्लस का, और समान संख्याएं हैं इसलिए दोनों घट जाएंगी और प्राप्त होगा 0। तो इस तरह से आपने देखा पूर्णांक युग्म लेते समय बस चिन्हों का ध्यान रखना है। योग बोले तो निशान प्लस का आएगा, अंतर बोले तो निशान माइनस का आएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उसका पहला भाग, उसमें हमको एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर 8 हो। अर्थात हमको दो पूर्णांक लिखने हैं जिनको अगर हम घटाएं तो हमें प्राप्त होना चाहिए 8। ये भी आपके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं इसमें भी। जैसे एक हमने ले लिया -2, -10। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम। -2 अंतर लेना है इसलिए माइनस लगाएंगे और कोष्ठक में लिखेंगे अगला वाला पूर्णांक -10। यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा
प्लस -2 प्लस 10। अब आप 10 में से 2 घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 8। ऐसे ही एक और, कोई से भी आप 2 पूर्णांक ले सकते हैं। यहां पर हमने ले लिया -12 और दूसरा ले लिया -20, क्योंकि हमको दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं, ये ध्यान रखना है, तो दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। -12 -20, तो -12 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब 20 में से आपको 12 घटाने तो प्राप्त होगा 8। ऐसे आप बहुत सारे ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं अपनी इच्छा से, आपको लेने भी चाहिए और करना भी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 का हमारा बी भाग है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। अर्थात अब हमें एक पूर्णांक ऋणात्मक लेना है तो एक धनात्मक लेना है और उनका क्या करना है, योग। इसमें भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं उत्तर, जैसे एक हमारा है -6, एक पहला पूर्णांक और एक दूसरा पूर्णांक। अब हमको इसमें क्या लेना है, योग। तो योग का मतलब दोनों पूर्णांकों के बीच में हम लगाएंगे प्लस का निशान और हल करके देखेंगे। तो बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, इसलिए घटाव होगा, लेकिन जब प्राप्त होगा उत्तर तो हमें उसके आगे क्या लगाना है, माइनस। तो प्राप्त हो गया -5। तो इस तरह से आपने देखा, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है, और इनका जब हमने योग प्राप्त किया तो कितना आया, -5। ऐसे आप बहुत सारे पूर्णांक लिख सकते हैं। जैसे एक और हम उदाहरण ले लेते हैं इसी में, या इसकी जगह आपने ले लिया -15 और दूसरा आपने ले लिया 10। अब इनका आप योग करोगे, -15 प्लस 10। जब इनका आप योग करेंगे तो आप देख लीजिए 15 में से 10 घटाएंगे और निशान बड़े पूर्णांक का आएगा हमेशा, -5। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब अंतर बोले तो निशान कौन सा लगाना है, माइनस का, और जब योग बोले तो निशान लगाना है प्लस का। और उत्तर भी मिलाना है कि उत्तर हमारा योग अगर है तो वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रश्न नंबर 2 का सी है हमारे, जिसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर हमारे है -3। तो यहाँ पर हमको वापस एक पूर्णांक ऋणात्मक लेना है और एक लेना है धनात्मक, जिसका अंतर होना चाहिए -3। तो ये भी आप बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे एक हमने लिया -1 ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक लिया 2। ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक। अब हमको इनका दोनों का लेना है अंतर, अर्थात दोनों के बीच में निशान लगाना है माइनस का, -1 -2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1 और -2 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3। ऐसे आप बहुत सारे पूर्णांक ले सकते हैं। इसी में हम एक और उदाहरण बताएंगे आपको। एक पूर्णांक आपने ले लिया, मान लो -11, एक पूर्णांक ले लिया आपने धनात्मक 8। बस ये ध्यान रखना है कि आपको अगर ऋणात्मक बोला तो एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है। अब 2 पूर्णांक हो गए अपने, -11 और एक 8। अब दोनों का अंतर हमारा -3 आना चाहिए। तो अंतर के लिए हमको लगाना है निशान यहाँ पर 8। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
-11 और 8, अगर आप इनका अंतर लोगे तो कितना प्राप्त होगा? -19, जो हो गया गलत। तो इसका मतलब आपके चिन्हों में क्या है? यहाँ पर गड़बड़ी है। जब गड़बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको करना पड़ेगा माइनस का। तो ये हो गया -8, -11 और -8। अब जब यहाँ पर ये दूसरा पूर्णांक माइनस का आ गया तो हमारे ये धनात्मक पूर्णांक की समस्या हो गई कि ये दोनों माइनस हो गए। तो इस तरह से जो ये आपका है -11 और -8, -11 और 8, ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी पूर्णांक लो तो उसको बहुत ध्यान से हल करो। तो इसके लिए हम दूसरा पूर्णांक ले रहे हैं यहाँ पर -2 और 1। अब -2 और 1 लेंगे, इन दोनों का अंतर -2 और 1 से पहले भी लगा दिया माइनस। एक ऋणात्मक है और एक क्या है यहाँ पर? धनात्मक। आपको दिख रहा है? जब दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3। तो अब हमारा ये उत्तर पूरी तरह सही है। तो इस तरह से आप अपने आप भी कोई सी भी संख्या लेके देखें और बहुत ध्यान से हल करें। जितना आप इनको हल करेंगे आप पूर्णांकों के योग और व्यवकलन में उतने ही प्रवीण होते जाएंगे, जिससे आपको समय कम लगेगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में एक टीम है ए, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 व 0 हैं तथा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 व -40 थे। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। पहला प्रश्न इस प्रश्न में निकल रहा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। और इसी में दूसरा प्रश्न है, क्या हम इन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? तो इस तरह से आपने देखा, जैसे हमारे आपके स्कूल में भी कुछ प्रतियोगिता होती रहती होगी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, उसमें भी 2 या 2 से अधिक टीमें बनती हैं और उनको नंबर मिलते हैं। तो वो नंबर हमको यहाँ पर टीम ए और टीम बी के रूप में दिए गए हैं। तो इसको हम निम्न प्रकार हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग। तो टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग, जो भी हमको दिए हुए अंक उनके बीच में हमको योग का निशान लगाना है। पहला -40 प्लस 10 प्लस 0। अब इनको जब हम योग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा -40 प्लस 10, अर्थात पूर्णांक एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो घटाव होगा। और निशान हमेशा बड़े पूर्णांक का आता है, तो -30 प्लस 0। और 0 में हम कोई सा भी पूर्णांक जोड़ते हैं तो हमें वापस वही पूर्णांक प्राप्त होता है, तो -30। ये है टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग। इसी तरह से हम टीम बी द्वारा
प्राप्त अंकों का योग। अब जो टीम बी है उसके अंक जो होंगे उसको हमको लिखना है 10, 0, -40। 10 + 0 + -40। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10 में हम 0 जोड़ेंगे वापस तो 10 प्राप्त होगा, प्लस माइनस माइनस और 40 ऐसे के ऐसे। अब बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो घटाव होगा और जो भी निशान आएगा वो बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह आएगा। तो 40 में से 10 गए, 30 बच गए और जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है वही चिन्ह आएगा -30। तो इस तरह से आपने देखा टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग है -30 और टीम बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग भी है -30। तो दोनों टीमों को, जो हमारा पहला प्रश्न था कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, उसका उत्तर आ गया कि दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। अतः दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। अब इसी में दूसरा प्रश्न है कि क्या हम इन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो कोई से भी पूर्णांकों, वो योग में हमको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि पूर्णांकों में योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, अर्थात पूर्णांकों का योग करते समय उन्हें हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो लिख देंगे हम, हाँ हम इन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई सवाल दिया जाए उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पूर्णांक दिए गए हैं उनको योग करते समय चिन्हों का ध्यान रखना है। अगर कहीं पे चिन्हों का गुणा हो रहा है तो चिन्हों का गुणा करना है। जब माइनस को प्लस से गुणा करो या प्लस को माइनस से गुणा करो, हमेशा प्राप्त होता है माइनस, अर्थात विपरीत चिन्हों का गुणा होता है हमेशा माइनस, और अगर समान चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा होता है प्लस। जैसे माइनस माइनस को हम गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है हमें प्लस। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात हमको कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें कुछ रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं और उन रिक्त स्थानों की हमको अपने पूरे सोच समझ से नियमों को ध्यान रखते हुए पूर्ति करनी है कि यहाँ पर कौन सा पूर्णांक आएगा और कौन सा नहीं आएगा। जैसे पहला हमारा है -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है रिक्त स्थान। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दोनों पूर्णांक समान है और दोनों के बीच में योग का निशान है। ऐसे ही दाएं पक्ष में एक पूर्णांक हमको वही दिया हुआ है -8 और योग का निशान है, तो इसमें आना चाहिए वही पूर्णांक जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा -5। तो आपको नियम ध्यान होगा कि अगर एक पक्ष में a + b है तो दूसरे पक्ष में b + a हो सकता है। तो कौन से नियम से हो रहा है ये, a + b बराबर b + a, अर्थात क्रम बदल सकता है लेकिन उनका जोड़ वही रहेगा। अब आप इसकी जांच कर सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा -13 और इसको भी हम जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा -13। इस तरह से रिक्त स्थान में क्या आया, यहाँ पर -5। अगला हमारा है -53, फिर है रिक्त स्थान और यहाँ पर दिया हुआ है -53।
बराबर में, तो -53 प्लस यहाँ पर, क्योंकि हमें पुनः -53 ही प्राप्त करना है इसलिए यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि इसमें आपको ध्यान होगा हमने लिखा था एक जगह योज्य तत्समक, जो 0 होता है वो योज्य तत्समक होता है। तो -53 में आप 0 जोड़ोगे तो हमें वही संख्या या वही पूर्णांक प्राप्त होगा, तो -53। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर ये 0 यहाँ पर है और यहाँ पर कोई भी अंक नहीं दिया हुआ और यहाँ -53 दिया हुआ है, तो आपको वापस जैसे 0 यहाँ पर आ गया और अब रिक्त स्थान बन गया यहाँ पर, तो हो गया -53, बराबर में भी क्या प्राप्त होगा -53। तो इस तरह से रिक्त स्थान में क्या आ गया -53। इसका विलोम ऐसे भी होके दे सकता है आपको। तीसरा हमारा है 17 प्लस, यहाँ रिक्त स्थान है और बराबर में है 0, अर्थात 17 में हम क्या जोड़ें कि हमें 0 प्राप्त हो। तो आपको ध्यान होगा योज्य प्रतिलोम हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -17, क्योंकि जो संख्या जोड़ रहे हैं अगर उसमें हम उसका ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो 17 प्लस -17 बराबर हो जाएगा 0। इसकी जांच कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 17 - 17 बराबर 0। तो देखा आपने, 17 में प्लस करेंगे आप -17 तो ही हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। अब इसी का हमारा चौथा भाग है, जिसमें हमको बड़े कोष्ठक में दिया हुआ है 13 प्लस -12 छोटे कोष्ठक में, बड़ा कोष्ठक बंद, प्लस आगे रिक्त स्थान है बराबर में 13 प्लस और आगे है बड़े कोष्ठक में -12 प्लस -7। तो आपको इसको देखकर कोई नियम ध्यान आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर 13 भी है -12 भी, और तीसरा स्थान रिक्त है। यहाँ पर 13 -12 और तीसरे पूर्णांक की जगह लिखा हुआ है -7। तो हमने पढ़ा था पूर्णांकों का साहचर्य गुणधर्म, जिसमें आपको ध्यान होगा 3 पूर्णांक दिए थे और उनको हमने जोड़ के क्रम में बदला था कोष्ठक लगा के। तो तीनों पूर्णांक तो वही रहेंगे, जो दाएं पक्ष में 3 पूर्णांक हैं वही तीनों पूर्णांक बाएं पक्ष में भी आएंगे, लेकिन बस कोष्ठक बदल जाते हैं। तो तीसरा पूर्णांक जो हमारा यहाँ पे छूट रहा है वो है -7। अब आप देखिए, जब इसको हम हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो समान संख्या प्राप्त होती है कि नहीं होती। तो ये हमारा जांच करने का विषय है कि 13 प्लस -12, अर्थात 13 में हमको जोड़ना है -12। जब 13 में हम -12 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस -7 बराबर, ये 13 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर हमको जोड़ना है -12 में -7। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक जब जुड़ेंगे तो उत्तर भी ऋणात्मक आएगा, तो आ जाएगा -19। अब आगे हल करेंगे तो 1 में हमको योग करना है -7 का, तो प्राप्त होगा -6। इधर 13 में योग करना है -19 का, तो इधर भी प्राप्त होगा -6। तो इस तरह से आपको देखा आपने कि हमने जांच भी कर ली कि हमने जो संख्या लिखी है वो सही है या नहीं। ये हमारा कहलाता है साहचर्य गुणधर्म। यहाँ साहचर्य गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। जिसका हमका व्यापक रूप हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये साहचर्य गुणधर्म का व्यापक रूप है। यहाँ पर हमने पहली दोनों संख्याओं को जोड़ के फिर तीसरी संख्या जोड़ी है उसमें, जबकि यहाँ पर हमने पहली संख्या में शेष दोनों संख्याओं को जोड़ के जोड़ा है।
ये कहलाता है साहचर्य गुणधर्म। तो इस तरह से आपको प्रत्येक सेशन को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और उसको लिखना भी है। उसके बाद आप जब सवालों को हल करेंगे तो आपको हल करने में बहुत आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ही हमारा 5वां भाग है, जिसमें हमको निम्न पूर्णांक दिए गए हैं। पहला पूर्णांक है -4 प्लस, फिर बड़ा कोष्ठक है, उसमें है हमारे 2 पूर्णांक 15 प्लस -3। ये हमारा हो गया बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष में भी हमको दिए गए हैं -4 प्लस 15 और तीसरी जो स्थान है वो हमको रिक्त दिया हुआ है यहाँ पर प्लस, अर्थात हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो यहाँ पर a भी है, b भी है और c बच रहा है यहाँ पर। तो तीनों पूर्णांक समान रहेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हमें प्राप्त होने वाला है -3। तो इस तरह से रिक्त स्थान में जो हमारी पूर्ति हुई वो क्या हुई, यहाँ पर क्या आएगा -3। अब हमें जांच करनी है कि ये सही है कि नहीं। तो पहले हम -4 को ऐसे के ऐसे लिखेंगे, 15 बड़े कोष्ठक में प्लस माइनस का गुणा -3 बराबर, अब बड़े कोष्ठक में -4 प्लस 15, अर्थात 15 में से 4 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 11 प्लस -3। -3 हमारा उत्तर है, लेकिन अब हम आगे जांच कर रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं। -4 प्लस 15 -3, 15 -3 प्राप्त होगा 12। अब यहाँ पर आप देखिए 11 प्लस माइनस का गुणा -3, 12 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा है यहाँ पर, तो हल करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही उत्तर आएगा। 12 में से 4 घटाएंगे प्राप्त होगा 8। ऐसे ही यहाँ पर हम 11 में से घटाएंगे 3 तो प्राप्त होगा 8। तो दोनों पक्ष जब बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब जो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करी है वो बिल्कुल सही करी है। इस तरह से आप उत्तर की जांच कर सकते हो। उत्तर तो आपको पहली पंक्ति में मालूम पड़ गया, क्योंकि 3 पूर्णांक यहाँ हैं, वही 3 पूर्णांक यहाँ पर आएंगे, लेकिन उसकी जांच आपको करनी तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारा साहचर्य गुणधर्म का ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हमने साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म अर्थात जब 3 पूर्णांक a, b व c हैं तो लगता है a प्लस b प्लस c। अब इसमें पहला पूर्णांक अलग है, शेष दोनों पूर्णांकों का पहले योग किया गया है, और दूसरे पक्ष में पहले दोनों पूर्णांकों का योग है और उनको योग करने के बाद में तीसरे पूर्णांक पर जोड़ना है। ये कहलाता है हमारा साहचर्य गुणधर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी हमने जो इस रिक्त स्थान वाले सवाल में इसके जो 5 भाग किए हैं, उन सब सवालों में जो हमारे नियम थे, जो हमने पढ़े थे पिछले सेशन में, उन सब नियमों के आधार पर ही इन्हें हल किया गया है। इसलिए जो भी आपको नियम बताए गए हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से रिपीट करें, जिससे आपको आगे आने वाले सवालों में दिक्कत नहीं हो। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, ऐसे ही प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस प्राप्त हुआ। फिर पहले कोष्ठक को हल करना है, पहले कोष्ठक हल होगा, उसके बाद में ही आप जो कोष्ठक, बड़े कोष्ठक के बाहर जो है उससे आपको हल करना है। तो इस तरह से आज हमने पूर्णांकों के योग व व्यवकलन और उनके विभिन्न गुणधर्मों पर आधारित नियमों का अध्ययन किया, और उन्हीं पर आधारित हमें प्रश्नावली 1.2 के विभिन्न सवालों को हल किया। इनको आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है और ऐसे ही विभिन्न सवाल बना के अभ्यास करते रहना है, जिससे कि आप आगे जोड़
और बाकी के साथ साथ गुणा और भाग शीघ्र ही कर सकें, उनमें समय कम लगे। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम गुणांकों के बारे में पढ़ेंगे।